नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। अब हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय और मानव उत्सर्जन तंत्र। परिचय। प्राणी उपापचय अथवा अत्यधिक अंतःग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का संचयन करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतः या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अवशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल है। इनमें अमोनिया सर्वाधिक आविश यानी टॉक्सिक है और इसके करने की निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल कम आविश क्रियाविधि है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं। अनेक नियमन अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए इसे आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के ग्लोम यानी गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी यानी अमोनोटेलिक कहते हैं। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आविश नाइट्रोजनी अवशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया उत्सर्जी यानी यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इन प्राणियों में उपापचय क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे वृक्कों द्वारा निस्यंदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों के वृक्कों की आधात्री यानी मैट्रिक्स में अपेक्षित परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी यानी यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं जिन्हें वृक्क कहते हैं। आदि वृक्क यानी प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं प्लैटीहेल्मिन, रोटिफर, कुछ एनेलिड, सिफेलोपोडे जैसे एम्फिओक्सस आदि में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। आदि वृक्क प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन से संबंधित है। केंचुए व अन्य एनेलिड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव में आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तिलचट्टों सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मैलपीगी नलिकाएं पाई जाती है। मैलपीगी नलिकाएं नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती है। झींगा जैसे क्रस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगिक ग्रंथियां यानी एंटीनल ग्लैंड या हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती है। मानव उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूल नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। वृक्क सेम बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय और तीसरे कटी कशेरुकी के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य की प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर
मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग के भीतरी अवतल कॉनकेव सतह के मध्य में एक खांच होता है जिसे हाइलम कहते हैं। इसे होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। हाइलम की भीतरी ओर कीट के आकार की रचना होती है जिसे वृक्कीय श्रोणी यानी पेल्विस कहते हैं तथा जिससे निकलने वाली प्रक्षेपों यानी प्रोजेक्शन को चषक यानी कैलिक्स कहते हैं। वृक्क में 2 भाग होते हैं, बाहरी वल्कुट जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी मध्यांश जिसे मेडुला कहते हैं। मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिड यानी मध्यांश पिरामिड में बंटा होता है जो कि चषकों में फैला रहता है। वल्कुट मध्यांश पिरामिड यानी पिंडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिन्हें बर्टीनी स्तंभ वृक्क शिरा यानी कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहते हैं। वृक्क पेल्विस प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल मूत्रवाहिनी नलिकाकार संरचना वृक्काणु जिसे नेफ्रॉन कहते हैं ये पाई जाती है जो क्रियात्मक इकाइयां हैं। प्रत्येक वृक्काणु के 2 भाग होते हैं। इन्हें गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका कहते हैं। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा बोमिन संपुट से प्रारंभ होते हैं जिसके भीतर गुच्छ होता है। गुच्छ और बोमिन संपुट मिलकर मेलपीकीय काय अथवा वृक्क कणिका या कॉर्पुसल बनाते हैं। बोमिन संपुट से एक अतिकुंडलित समीपस्थ संवलित संपुट नलिका PCT प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेयरपिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है जिसमें अवरोही व आरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक और अतिकुंडलित नलिका दूरस्थ संवलित नलिका यानी DCT प्रारंभ होती है। अनेक वृक्काणुओं का दूरस्थ संवलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती है। अनेक संग्रह नलिका मिलकर चषकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्कीय श्रोणी में खुलती है। वृक्काणु की वृक्क कोशिका समीपस्थ संवलित बोमिन संपुट या मेलपीकीय काय या वृक्क कॉर्पुसल नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका आदि वृक्क के वल्कट भाग में, जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। अधिकांश वृक्काणु के हेनले लूप में बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धंसे रहते हैं जिसे वृक्काणुओं को वल्कुटीय वृक्क कहते हैं। कुछ वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफी गहराई तक धंसे रहते हैं। इन्हें सान्निध्य मध्यांश वृक्काणु यानी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म कोशिकाओं का जाल बनाती है जिसे परनालिका कोशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समानांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वासा रेक्टा बनाती है। वल्कुटीय वृक्काणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित या अत्यधिक हासित होती है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय और मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मूत्र निर्माण, वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य, निस्यंद को सांद्रण करने की क्रियाविधि। धन्यवाद।